गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको कक्षा 10th विज्ञान राजस्थान बोर्ड पाठ 2 मानव तंत्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रक्त। बच्चों ये वाली वीडियो हेडिंग डालिए आप लोग, रक्त, ब्लड। रक्त जो होता है बच्चों ज़्यादातर सभी सजीवों के शरीर में पाया जाता है, ठीक है ना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। तरल संयोजी का मतलब है बच्चों ये जो रक्त है शरीर के सभी भागों में प्रवाहित होता है। मतलब मस्तिष्क में, पैरों में, हाथों में रक्त प्रवाहित होता रहता है। मतलब सभी अंगों को आपस में जोड़े रहता है एक तरह से, इसलिए इसको संयोजी कह सकते हैं। ऊतक का मतलब क्या होता है? ऊतक का मतलब होता है ऐसी संरचना या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी हो। रक्त में बच्चों 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं से रक्त का निर्माण होता है बच्चों, इसलिए हम इसको ऊतक भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं ऊतक। तो रक्त जो होता है बच्चों तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। यह हल्का चिपचिपा होता है। कैसा होता है बच्चों? चिपचिपा होता है, ठीक है ना। हल्का चिपचिपा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा भी होता है बच्चों, ठीक है ना। आगे इसके निर्माण की बात करते हैं बच्चों। इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है भैया? अस्थि मज्जा में होता है। कहते हैं इसको बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। आगे नवजात शिशुओं की बात करें तो नवजात शिशुओं में इसका निर्माण कहाँ होता है? नवजात शिशुओं में इसका निर्माण प्लीहा में होता है। कहाँ होता है बच्चों? प्लीहा। इसको कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन एक संरचना होती है, शरीर में पाई जाती है, जो नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण करती है। जबकि वयस्क में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क के पीछे की तरफ में संरचना पाई जाती है अस्थि मज्जा, वहाँ पर रक्त का निर्माण होता है। नवजात शिशुओं में कहाँ पे होता है? प्लीहा में होता है। आगे बात करें, रक्त का जो पीएच मान होता है बच्चों, ये पीएच मान 7.4 होता है। इस कारण अपन कह सकते हैं रक्त जो होता है हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। रक्त जो होता है रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। किन में प्रवाहित होता है भैया? रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, धमनी, जिनको आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? आर्टरी कहते हैं इनको। दूसरी होती हैं सिरा, जिनको वेन कहते हैं। इनमें रक्त का प्रवाहित होता है। धमनी शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाती हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को कौन पहुंचाती हैं? धमनी पहुंचाती हैं। और सिरा जो होती हैं शरीर के विभिन्न भागों से या ऊतकों से रक्त को लाती हैं, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। हृदय के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के विभिन्न भागों से लेकर सिरा हृदय में लाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों, आगे रक्त के भागों की बात करते हैं। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरी होती हैं रुधिर कणिकाएं। ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं इनको,
ब्लड सेल भी इनको कह सकते हैं, रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना। रक्त के बच्चों दो प्रकार के भाग होते हैं, प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं। रक्त तरल माध्यम होता है, तरल प्रकार का होता है, ठीक है ना। यदि रक्त को छान लिया जाए तो इसमें से रुधिर कणिकाएं अलग हो जाती हैं और तरल भाग हल्का पीले रंग का वो भाग अलग हो जाता है, उस तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना। और जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो अलग हो जाती हैं, ठोस संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। आगे प्लाज्मा जो होता है ये 55% भाग है, रक्त का 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है ना। रक्त के 55% भाग का निर्माण करता है, जबकि जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो रक्त के 45% भाग का निर्माण करती हैं। इस रुधिर कणिकाएं जो होती हैं रक्त के 45% भाग का निर्माण करती हैं। अगर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं को मिला दो तो रक्त का निर्माण हो जाएगा, 100% रक्त का निर्माण हो जाएगा, 55 + 45 = 100%, ठीक है ना बच्चों। आगे बच्चों सबसे पहले रुधिर के बारे में 2-3 बात लिख लें, फिर रक्त के भागों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो हेडिंग डालें रुधिर, इसमें लिखें रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा, कोष्टक में लिख लेंगे बच्चों बोन मैरो, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है ना। लेकिन नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं, SPLEEN, प्लीहा में होता है। प्लीहा में होता है, ठीक है ना। बच्चों में, नवजात शिशुओं में बोन मैरो जो होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ठीक है ना। प्लीहा में इसका निर्माण होता है रक्त का, नवजात शिशुओं में। आगे रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, पीएच का मतलब होता है बच्चों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है ना। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसलिए रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। इसलिए रक्त की प्रकृति कैसी होती है भैया, हल्की क्षारीय होती है रक्त की प्रकृति, ठीक है ना। आगे एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, एक वयस्क सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो उसके शरीर में 5 लीटर रुधिर पाया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को लिखें, स्टार लगा के लिखें। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर में, वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर, ठीक है ना,
रक्त पाया जाता है। लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। आगे नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप लोग, रक्त के भाग। रक्त के भाग, मैंने बताया अभी रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। देखें, रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्लाज्मा, PLASMA प्लाज्मा। नंबर 2 रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं या ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, रुधिर कणिकाएं। इस प्रकार से इनको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। नंबर 1 हेडिंग लगा लें आप सभी लोग, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, यदि रुधिर को एक तरह से छान लिया जाए, यदि रुधिर को एक तरह से छान लिया जाए तो उसमें से रक्त कणिकाएं अलग हो जाती हैं और प्लाज्मा अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा जो होता है बच्चों, ध्यान दो इधर, एक तरल भाग होता है। प्लाज्मा एक तरल भाग होता है। ये हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है ना, हल्के पीले रंग का होता है। रुधिर का कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करता है? 55% भाग का निर्माण प्लाज्मा करता है, ठीक है ना। इस प्लाज्मा में बच्चों 92% तो जल पाया जाता है। अगर खुद प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और लगभग 8% इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा में 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 8% में क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज वगैरह कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें, इसमें बच्चों कार्बनिक पदार्थ के रूप में 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, थ्रोम्बिन एवं प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन होती हैं बच्चों, ये दोनों प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करती है? रुधिर के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रुधिर का थक्का जमता है, जब चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का जमता है, तो उसमें ये मदद करती हैं। पट्टिकाणुओं की मदद करती हैं, प्लेटलेट्स की मदद करती हैं। आपको मालूम है थक्का जो होता है पट्टिकाणु जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके द्वारा बनता है, उनकी मदद करते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से धक्का जमाती हैं बच्चों? ये जो प्रोटीन होती हैं थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती हैं, ये बच्चों क्या करती हैं? चोट वाले स्थान पर जाकर एक जाल बना देती हैं। जैसे मान के चलो किसी स्थान पर चोट लग गई, यहाँ पर ये प्रोटीन क्या करेंगी बच्चों? ये प्रोटीन क्या करेंगी बच्चों? ये एक जाल बना देती हैं, यहाँ पे ऐसा जाल बना देती है, ऐसा बच्चों।
ये दोनों प्रकार की प्रोटीन बच्चों एक ही हैं। सबसे पहले आती है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये निष्क्रिय अवस्था में होती है। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन से थ्रोम्बिन प्रोटीन में बदल जाती है, ठीक है ना। तो ये थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और प्रोटीन पाई जाती है फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है ये थ्रोम्बिन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। थ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन चोट वाले स्थान पर जाकर एक जाल बना देती हैं। क्या बना देती हैं? एक जाल बना देती हैं। जहाँ से रुधिर बह रहा है वहाँ पर एक जाल बना देती हैं। इन जालों में बच्चों प्लेटलेट्स आकर फंस जाती हैं। ऐसे बच्चों इस जाल में प्लेटलेट्स आकर क्या हो जाती हैं? फंस जाती हैं, तो रुधिर का बहना बंद हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से रुधिर का थक्का जमाने में ये प्लेटलेट्स की मदद करती हैं। समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं। तो पहले इसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में थोड़ी 2-3 बातें लिखते हैं। लिखिए, यह रुधिर का तरल भाग होता है। कैसा भाग होता है भैया? तरल भाग होता है। यह रुधिर का तरल भाग होता है जो रुधिर आयतन का 55% भाग का निर्माण करता है। रुधिर आयतन के 55% भाग का निर्माण करता है, ठीक है ना। आगे लिखें, यह हल्के पीले रंग का होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है ना, हल्के पीले रंग का होता है। जैसे बच्चों कहीं चोट लग जाती है, ऐसी चोट लगे बच्चों कि खून ना निकले, ठीक है, हल्का सा मतलब हल्की सी त्वचा की पहली परत हट जाती है, तो बच्चों ब्लड तो नहीं निकलता है लेकिन चिपचिपा पीला पीला सा पदार्थ निकलता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। हल्का पीले रंग का होता है जिसमें लगभग 92% जल, जिसमें लगभग 92% जल एवं 8% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे इंपॉर्टेंट बात लिख लें बच्चों, इसमें प्रोथ्रोम्बिन इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन बच्चों प्रोटीन होती है, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थ होती है। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ही थ्रोम्बिन प्रोटीन में बदलती है। इसमें प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती हैं। जो
जो रुधिर का थक्का बनाने में, जो रुधिर का थक्का बनाने में मतलब चोट लगने पर, ठीक है ना, जो रुधिर का थक्का बनाने में पट्टिकाडुओं की मदद करती हैं, की मदद करती हैं, ठीक है ना। जो पट्टिकाडुओं की क्या करती हैं, ये मदद करती हैं। पट्टिकाडु बच्चों एक तरह से वो प्लेटलेट्स होती हैं, रुधिर कणिकाएं होती हैं, ठीक है ना। अब प्लाज्मा का बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट कार्य तो एक है, ये लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मतलब शरीर के विभिन्न भागों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है, ठीक है ना। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हीमोग्लोबिन तो कम लाता है, लेकिन प्लाज्मा में विलय होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है ना। लिख लें बच्चों, यह है CO2 का परिवहन, यह CO2 का परिवहन विलीन रूप में, विलीन का मतलब इसमें विलय हो जाती है प्लाज्मा में, ठीक है ना, CO2, यह CO2 का परिवहन विलीन रूप में करती है, ठीक है ना। लिख लेंगे लगभग, कोष्टक में लिख लेंगे बच्चों, लगभग 90%, ठीक है ना। आगे बच्चों चलते हैं, रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करते हैं। रुधिर कणिकाएं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए 2 नंबर की, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो होती हैं रुधिर के लगभग 45% भाग का निर्माण करती हैं, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं बच्चों रक्त का ठोस भाग होती हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा तो द्रव भाग होता है, ये रक्त का क्या होती है, ठोस भाग होती हैं। ये प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती हैं, प्लाज्मा द्रव रूप में पाया जाता है, ये प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती है, ठीक है ना। रुधिर आयतन का लगभग 45% भाग का निर्माण ये करती हैं, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं, बताएंगे, पहले लिखें इसके बारे में। ये रुधिर का ठोस भाग होती हैं, ये रुधिर का ठोस भाग होती हैं, ठीक है ना। आगे लिख लें, ये प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा में तैरती हुई, ये प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, तथा रुधिर आयतन का, तथा रुधिर आयतन का लगभग 45% भाग का निर्माण करती हैं। भाग का निर्माण करती हैं। आगे बात करते हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए रुधिर कणिकाओं के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए रुधिर कणिकाओं के प्रकार। रुधिर कणिकाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया रुधिर कणिकाएं जो होती हैं बच्चों 3 प्रकार की होती हैं, इसमें थोड़ी सी बात लिख लें। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं।
रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, डायरेक्ट हेडिंग डाल लें बच्चों, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स या सेल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इस लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं ये इंपॉर्टेंट कणिकाएं होती हैं बच्चों। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, मैंने आपको बताया रुधिर के लगभग 45% भाग का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। इन 45% में से लगभग 44% या 44.99% ये पाई जाती हैं, सबसे अधिक होती हैं। सबसे ज़्यादा 3 रुधिर कणिकाएं मैंने आपको बताई थी, ये सबसे अधिक मात्रा में होती हैं। 45% में से लगभग 45% ही समझ लो आप लोग, ठीक है ना। 44.99% ये पाई जाती हैं खुद, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस वजह से होती हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो बच्चों, इनको रक्ताणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्ताणु भी इनको कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है बच्चों, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के प्रति बंधुता रखता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको मालूम होगी, रुधिर जो होता है ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका निर्माण करती है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं HbO2 के रूप में लिख सकते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, तब बच्चों ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है लाल होता है। इसलिए लाल रुधिर कणिकाओं को, इस प्रकार की रुधिर कणिकाओं को लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए पूरे रुधिर का रंग लाल होता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? आगे इन रक्त कणिकाओं की बात करें, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में बच्चों केंद्रक नहीं पाया जाता। कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, स्तनधारियों की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये स्तनधारियों का विशेष गुणधर्म है, इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ अपवाद हैं बच्चों स्तनधारियों में, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट एवं लामा, एक ऊंट होता है और एक लामा होता है। ये बच्चों स्तनधारी हैं, इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए इनको स्तनधारी कहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित रहता है, लेकिन ये अपवाद के रूप में पाए जाते हैं, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात बच्चों, कुछ पादप होते हैं ऐसी, और भी मैं कोशिकाओं की बात करूं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। पादप होते हैं, पादपों में चालनी नलिकाएं होती हैं। पादपों की चालनी नलिका या चालनी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। जहाँ पर रंध्र बनता है, रंध्र जो होता है, पादपों की पत्तियों में बच्चों रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र खुलते हैं, बंद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। रंध्रों में बच्चों 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें चालनी एक प्रकार की कोशिका है, उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये जो बच्चों इनकी संख्या जो होती है, 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर
1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या जो होती है 52 लाख होती है। ठीक है ना बच्चों, 1 घन मिलीलीटर में इनकी संख्या कितनी होती है? 52 लाख होती है। पुरुषों की बात है। पुरुषों का अगर मैंने 1 मिलीलीटर रक्त ले लिया, ठीक है ना, पुरुषों का अगर मैंने 1 मिलीमीटर रक्त ले लिया और उसमें लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या को मैंने ज्ञात किया तो ये 52 होंगी। ठीक है ना, जबकि महिलाओं में 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्रति घन मिलीमीटर MMQ। ठीक है ना, महिलाओं में 47 लाख होती हैं प्रति मिलीमीटर में। तो इस प्रकार से बच्चों लाल रुधिर कणिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, लाल रुधिर कणिकाएँ तीनों रुधिर कणिकाओं में सबसे ज़्यादा होती हैं, लगभग 99%। ठीक है ना, लगभग 99% होती हैं। ठीक है ना। तो बच्चों रुधिर के बारे में 2-3 बातें लिख लें। रुधिर RBC के बारे में 2-3 बातें लिख लें। हेडिंग आप लोग डाल चुके हो, लाल रुधिर कणिकाएँ, इसके बारे में 2-3 बातें आप लोग लिख सकते हो। लिखो, इन्हें रक्ताणु भी कहते हैं। इन्हें रक्ताणु भी कहते हैं। इन्हें रक्ताणु भी कहते हैं। ये कुल रुधिर कणिकाओं की 99% होती हैं। 99% होती हैं। ठीक है ना, 1% में और 2 बची कुची रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे लिखें। वयस्क पुरुष में इनकी संख्या 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर ठीक है ना। 1 घन मिलीमीटर मतलब आयतन को कहते हैं। ठीक है ना, एक आयतन मैंने रक्त ले लिया, 1 घन मिलीमीटर मैंने रक्त ले लिया, उसमें 52 लाख लिख लिया। जबकि महिलाओं में महिलाओं में 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, प्रति घन मिलीमीटर होती है। आगे लिखें, इनका जीवन काल बच्चों 120 दिन होता है। ठीक है ना, 120 दिन तक ये जी सकती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनका जीवन काल कितना होता है भैया? 120 दिन होता है। आगे, इनमें हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्धक पाया जाता है। श्वसन वर्धक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। श्वसन वर्धक क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये प्रवाह करता है। ठीक है ना, श्वसन वर्धक पाया जाता है। जो लाल रंग का होता है।
जो लाल रंग का होता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है, जिसके कारण रुधिर का रंग कैसा होता है भैया, लाल होता है। ठीक है ना। एक इम्पोर्टेंट बात लिख लो बच्चों, इन कोशिकाओं में केंद्रक न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियस ऐसे लिख लेंगे, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। ठीक है ना बच्चों। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे बच्चों, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC जिनको कहा जाता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। हेडिंग डालो, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनको वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स, WBC भी इनको कह सकते हैं। ठीक है ना। इनको बच्चों श्वेताणु कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल चीज़ें लिखें, इनको श्वेताणु मतलब श्वेताणु। ठीक है ना, श्वेत होती है, इस वजह से कह देते हैं श्वेताणु। इनको श्वेताणु भी कहते हैं। अब बच्चों इनका श्वेत रंग क्यों होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता तो इनका रंग भी लाल होता है, इनमें नहीं पाया जाता है। देखो इनमें या इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये रंगहीन, ठीक है ना, कलरलेस, जिसके कारण ये रंगहीन या कलरलेस होती हैं। रंगहीन या कलरलेस होती हैं। बच्चों इन कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है ना, देखो इन कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इन कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है, कहाँ होता है भैया, अस्थि मज्जा में होता है। वयस्कों में इनकी संख्या जो होती है, लिख लें बच्चों, सिंपल है, वयस्कों में इनकी संख्या वयस्कों में इनकी संख्या 7000, कितनी होती है भैया, 7000 प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है ना, एक घन मिलीमीटर में कितनी होंगी, 7000 होती है। ठीक है ना, इस तरह से होती है। आगे इनका जीवन काल जो होता है बच्चों,
कम होता है, 4 से 5 दिन तक ही चलती हैं, ठीक है ना। इनका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है, ठीक है ना। 4 से 5 दिन ही इनका जीवन काल होता है। अब बच्चों ये जो WBC है ये 2 प्रकार की पाई जाती है, 2 प्रकार की होती हैं, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और एक अग्रेन्युलोसाइट। लिखें बच्चों, WBC 2 प्रकार की होती हैं। नोट करें, WBC कितने प्रकार की होती हैं भैया? 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्मॉल ए डालने, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट का क्या मतलब है, ध्यान से देखें। ए का मतलब होता है बच्चों अनुपस्थित, और ग्रेन्यूल का मतलब होता है बच्चों कणिका। ग्रेन्यूल का क्या मतलब होता है? कणिका। तो इनमें कणिकाएं जो होती हैं अनुपस्थित होती हैं, या ये कणिका विहीन होती हैं, ठीक है ना। ये कैसी होती हैं बच्चों? कणिका विहीन होती हैं, ठीक है। लिखे तो बच्चों इसमें नॉर्मल सी बात है, ये कणिका विहीन होती हैं। ठीक है ना, कैसी होती हैं भैया? ये कणिका विहीन होती हैं। जैसे उदाहरण दे रखे हैं इसको, जैसे लिम्फोसाइट, ठीक है ना, कॉमा मोनोसाइट्स, ठीक है ना। तो ये WBC के प्रकार होते हैं, ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है ना। जो लिम्फोसाइट होती है बच्चों ये 3 प्रकार की होती है। यहीं पे लिख लें बच्चों, कितने प्रकार की होती है लिम्फोसाइट? ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं बीटा लिम्फोसाइट, आपने पढ़ा है लेसन नंबर 4 में। बीटा लिम्फोसाइट इस तरह से, गामा लिम्फोसाइट या लसीकाडू भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। लिम्फोसाइट को कहते हैं लसीकाडू भी कह सकते हैं। और तीसरा प्रकार होता है इनका प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं जो होती हैं कोशिकीय अवरोध का कार्य करती हैं। एक प्रकार की ये उपार्जित नहीं बच्चों, स्वाभाविक प्रतिरक्षा का उदाहरण है, ठीक है ना। पार्ट 4 में आप लोगों ने पढ़ा था। आगे बच्चों, आगे लिखें, WBC का दूसरा प्रकार कौन सा है? ग्रेन्युलोसाइट। WBC का दूसरा प्रकार है ग्रेन्युलोसाइट। देखते हैं इसको, बी नंबर, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल का मतलब होता है बच्चों कणिकाएं। क्या होती हैं? कणिका। तो इनमें कणिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये कोशिका, ये कणिका युक्त होती हैं। कैसी होती हैं भैया? ये कणिका युक्त होती हैं, ठीक है ना बच्चों। इनके उदाहरण भी बच्चों आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये इनके उदाहरण भी आपको दिए हुए हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इनके उदाहरण जैसे दे रखे हैं बच्चों, जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और है आपका बेसोफिल। ये इनके उदाहरण होते हैं बच्चों, ठीक है ना।
आगे बच्चों स्टार लगा के एक इम्पोर्टेंट आपको लाइन लिखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों। जो एक ग्रेन्युलोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं WBC के प्रकार हैं, ठीक है ना। कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। ठीक है ना भैया। इसलिए बच्चों मोनोसाइट को तो महाबच्चिकाणु कहते हैं, मोनोसाइट को महाबच्चिकाणु कहते हैं, ठीक है ना। बच्चिकाणु का मतलब रोगाणुओं का भक्षण करने वाली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। महाबच्चिकाणु कौन है बच्चों? महाबच्चिकाणु है कौन? मोनोसाइट। ये मोनोसाइट जो होता है महाबच्चिकाणु होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी WBC कंप्लीट होती है, ठीक है ना। आगे और बात करते हैं। हाँ जो बच्चों बिम्बाणु या पट्टिकाणु बहुत ही सिंपल है बच्चों। थ्रोम्बोसाइट भी इनको कहते हैं। 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। 8 से 10 दिन इनका जीवन काल होता है, ठीक है ना। ये रक्त के कार्य होते हैं, ठीक है ना। O2 CO2 का परिवहन करना वगैरह आदि। बच्चों पढ़ें। थैंक यू। इनको नोट भी कर लें बच्चों।